नमस्कार दोस्तों, आज सबका स्वागत है हमारे नए इस वीडियो में। इस वीडियो में हम सीईआरसी ने इंडियन इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड कोड का जो 23 में जो रेगुलेशन लॉन्च किया है, उसकी एक जनरल समरी के बारे में डिस्कस करेंगे। उसमें कौन-कौन से मेजर चेंजेस किए गए हैं, तो वो उसके बारे में डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ इसमें कौन-कौन से चैप्टर्स हैं और वो किस चैप्टर्स में किस-किस टॉपिक्स के बारे में बताया गया है, उसका एक काफ़ी जनरलाइज़्ड डिस्कशन हम करेंगे। ये एक बहुत ही लेंथी डॉक्यूमेंट था, तो हमने इसको बहुत ही ब्रीफ में और शॉर्ट वीडियो बनाया है, तो इसमें काफ़ी जनरल डिस्कशन किया जाएगा। अगर आपका रिक्वेस्ट रहेगा तो हम फ्यूचर में इसके डिटेल्ड इंडिविजुअल चैप्टर्स के ऊपर वीडियो भी लेके आ जाएँगे। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं कि हमारा कंटेंट क्या है? आईईजीएस क्या है? हम ये डिस्कस करेंगे इसकी नेसेसिटी क्या है? या किस-किस चीज़ों से डील करता है? और जो हमारा 23 में ड्राफ्ट आया है उसमें कौन-कौन से चैप्टर्स हैं और वो जो इंडिविजुअल चैप्टर किस-किस को डेडिकेटेड है। तो सबसे पहले हम देखते हैं आईईजीएस क्या होता है। बेसिकली एक सेट ऑफ रेगुलेशंस होता है, रूल्स और रेगुलेशंस होता है, जो कि ग्रिड के ऑपरेशन में उसके मेंटेनेंस और उसके रिलायबल ऑपरेशन और उसकी ग्रोथ के लिए नेसेसरी होते हैं। तो यह कवर करता है कि जितने भी उसके ऑपरेशनल एस्पेक्ट, उसका कमर्शियल एस्पेक्ट, उसके जो भी ग्रिड के मैनेजमेंट के जितने भी एस्पेक्ट होते हैं, उन सभी को कवर करता है। उसी से उन सबसे रिलेटेड ये रूल्स एंड रेगुलेशंस को सेट करता है। साथ ही साथ ये प्रोवाइड भी करता है कि गाइडलाइन प्रोवाइड करता है कि जो सिस्टम अगर हमको नया कनेक्ट करने वाला है, सिस्टम इन द सेंस अगर हम कोई जनरेटिंग स्टेशन को ग्रिड से कनेक्ट करने वाले हैं या फिर हटाने वाले हैं, तो उससे रिलेटेड जो प्लानिंग होती है, जो गाइडलाइंस होती है, उन सबको भी यह डिटेल में बताता है। साथ ही साथ जो ग्रिड का जो शेड्यूलिंग और डिस्पैचिंग मैकेनिज्म होता है, लो मतलब पावर का डिमांड और सप्लाई का जो शेड्यूलिंग और डिस्पैचिंग होता है, उसको किस तरीके से करना है, यह इसके आने वाले चैप्टर्स में ये बताया जाता है। इसमें यह भी बताता है कि किस तरीके से उसका जो पावर का मीटरिंग होगा, उसका मेंटेनेंस, उसका सेटलमेंट किस तरीके से होगा। साथ ही साथ जो रिन्यूएबल एनर्जी को किस तरीके से उसको नेशनल ग्रिड के साथ इंटीग्रेशन उसका किया जाएगा और किस तरीके से उसकी रिलायबिलिटी और उसकी ग्रिड की स्टेबिलिटी को इंश्योर किया जाएगा। जो ग्रिड कोड होता है, यह जनरेटिंग स्टेशन, ट्रांसमिशन लाइन्स, ट्रांसमिशन कंपनीज़, जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ और ग्रिड ऑपरेटर्स, इन सब के बीच में एक तरीके से कोऑर्डिनेशन का काम करता है, जिससे कि एक यूनिफ़ॉर्म जो ग्रिड का ऑपरेशन हो सके। साथ ही साथ ये जो मार्केट कॉम्पिटिशन है उसको इंक्रीज़ करने के लिए भी से जो नेसेसरी गाइडलाइंस है या जो नेसेसरी अ, सेफगार्ड्स है कंज्यूमर प्रोटेक्शंस के लिए, वो सभी डिटेल में बताता है। तो ये बेसिकली हमारा आईएसजीएस था, इसकी नेसेसिटी क्यों है? स्टैंडर्डाइज़ेशन, फर्स्ट इसका रिक्वायरमेंट जो है वो हमारा स्टैंडर्डाइज़ेशन का है। मतलब हमको इतनी बड़ी कंट्री में अगर इतनी बड़ी एक यूनिफ़ॉर्म ग्रिड को ऑपरेट करना है, तो सब प्रोसीजर जो प्रैक्टिस है वो स्टैंडर्डाइज़ होनी चाहिए। तो वो स्टैंडर्डाइज़ेशन को अचीव करने के लिए हमको आईएसजीएस की रिक्वायरमेंट है। जो ग्रिड की जो रिलायबिलिटी और जो सिक्योरिटी है उसको इंश्योर करने के लिए हमको एक कॉमन सेट ऑफ रूल्स का रिक्वायरमेंट है उसके ऑपरेशन के लिए, तो वो हमको आईएसजीएस प्रोवाइड करता है। जो मार्केट की एफिशिएंसी है, किसी मार्केट कोई भी मार्केट एफिशिएंट कब होता है, जब उसमें जो शेड्यूलिंग और जो इलेक्ट्रिक पावर की जो शेड्यूलिंग और डिस्पैचिंग है, वो काफ़ी फेयर प्राइस पे हो, कॉम्पिटिटिव प्राइस पे होगी, तो वो मार्केट काफ़ी एफिशिएंटली वर्क करेगा। तो वो उसके लिए जो नेसेसरी गाइडलाइंस है, वो आईजीएस के अंदर प्रोवाइडेड है। जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन है, मतलब जो हमारा पावर का कंज्यूमर की जो रिक्वायरमेंट है कि चीप पावर उसको चीप पावर मिले, पर उसकी जो क्वालिटी है वो सही रहे, जो मीटरिंग होती है वो एक्यूरेट बिलिंग होना चाहिए। तो इस तरीके की जो प्रोटेक्शन जो फ्रेमवर्क्स रहते हैं वो आईईजीएस के अंदर प्रोवाइडेड है, जिससे कि हमारा कंज्यूमर है वो एंड कंज्यूमर प्रोटेक्टेड रहे। जो ग्रिड का एक्सपेंशन और इंटीग्रेशन है, मतलब जो हमारे रिन्यूएबल एनर्जी को हमको ग्रिड के अंदर इंटीग्रेट करना है और जो साथ ही साथ जो आने वाली रिक्वायरमेंट के हिसाब से ग्रिड को एक्सपांड करना है, तो उन सब के लिए जो नेसेसरी गाइडलाइन, नेसेसरी जो फ्रेमवर्क्स है, नेसेसरी जो रिक्वायरमेंट, टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स है, वो सब इस आईईजीएस डॉक्यूमेंट में टाइम टू टाइम अपडेट होती रहती है और उसको इसमें अच्छे से इंक्लूड किया जाता है। तो यह बहुत ही नेसेसरी हमारा डॉक्यूमेंट हो जाता है, जिससे कि हम ग्रिड को आगे फर्दर एक्सपांड कर सकते हैं। तो अगर हम ओवरऑल देखें, तो ग्रिड को हमको अगर उसको रिलायबल ऑपरेशन में, उसकी मार्केट एफिशिएंसी में और सबसे ज़्यादा कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करना करना है, तो हमको इस डॉक्यूमेंट की बहुत ही ज़रूरत पड़ती है। तो अगर हम देखें कि आईजीएस किस-किस से डील करता है, बेसिकली ये ऑर्गेनाइजेशन इश्यूज़, मतलब यानी कि कौन-सा ऑर्गेनाइजेशन का क्या जुरिसडिक्शन रहेगा, वो उसकी रिस्पांसिबिलिटी क्या रहेगी। जैसे कि हमारे पास जो ग्रिड कंट्रोलर है या फिर जो सिस्टम रेगुलेटर है, उसका क्या काम है? उसका काम है कि शेड्यूलिंग करना और पावर को डिस्पैच करना। और उसी तरीके से कौन से ऑर्गेनाइजेशन की क्या रिस्पांसिबिलिटी है और उसकी क्या उसका जुरिसडिक्शन रहेगा, यह क्लियरली डिफाइन करता है आईजीएस। तो ये फर्स्ट उसका जो डीलिंग रहता है वो ऑर्गेनाइजेशन इश्यू से रहेगा। दूसरा है प्लानिंग का। अगर हमको ग्रिड के अंदर कोई भी प्लानिंग करनी है, मतलब पावर का आउटेज करना है या फिर पावर को इंट्रोड्यूस करना है, तो उसकी प्लानिंग किस तरीके से की जाएगी, और क्या रिक्वायरमेंट रहेगा, क्या टेक्निकलिटीज़ रहेगी उसमें, ये अच्छे से उसमें से डील करता है। जो कनेक्शन कंडीशंस है, मतलब अगर हमको कोई किसी पावर सिस्टम को इसके अंदर लाना है, मतलब कोई जनरेटिंग स्टेशन है उसको इंट्रोड्यूस करना है,
और कोई जनरेटिंग लाइन्स है या फिर जो ट्रांसमिशन लाइन्स है, उनको हमको इसमें लाना है। तो उसका क्या किस तरीके से उसमें टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस रहेंगे, उसको क्या प्रोसीजर रहेगी, या उससे भी डील करता है। जो हमारा ऑपरेशन किस तरीके ग्रिड का ऑपरेशन किस तरीके से होगा, उससे शेड्यूलिंग मैकेनिज़्म क्या रहेगा, डिस्पैच मैकेनिज़्म क्या रहेगा, उसमें फ्रीक्वेंसी कंट्रोल करने के लिए क्या-क्या मेजर्स रहेंगे, उसकी रिएक्टिव पावर कंट्रोल करने के लिए क्या मेजर्स रहेंगे, वोल्टेज कंट्रोल करने के लिए क्या मेजर्स रहेंगे। तो इस तरीके के जो ऑपरेशनल इश्यूज़ रहेंगे या जो ऑपरेशनल्स रिक्वायरमेंट रहती है, या उससे भी डील करता है। जो हमने बात किया शेड्यूलिंग का बात करता है। मैनेजमेंट मतलब जो जो हमारा ग्रिड है उसको उसको प्रॉपर से उससे रिलेटेड जो डॉक्यूमेंटेशन होना हर प्रोसेस का, और उसका हर जो पीरियोडिक ऑडिट होना, उसका पीरियोडिक रिव्यू होना, तो जो रीजनल पावर कमिटीज़ है उनके थ्रू। तो इस तरीके की जो चीज़ें हैं, आईजीएस इनसे रिलेटेड इनसे डायरेक्टली डील करता है, इन चीज़ों से डायरेक्टली जो इनसे रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स है, इनसे रिलेटेड जो फ्रेमवर्क है वो प्रोवाइड करता है। तो अगर हम सीआरसी का जो 23 का जो रेगुलेशन देखते हैं, वो उसका अगर हम सेंटर देखें, तो वो बेसिकली 10 चैप्टर्स में डिवाइडेड है, और जो इसके जो स्टेक होल्डर्स हैं, वो जेनेटिक स्टेशन, ट्रांसमिशन कंपनी, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़, जो लोड डिस्पैच सेंटर, एसएलडीसी, आरएलडीसी और एनएलडीसी, ट्रांसमिशन सेंट्रल ट्रांसमिशन यूटिलिटीज़, स्टेट ट्रांसमिशन यूटिलिटीज़ और आरपीसीज़, रीजनल पावर कमिटीज़, ये सभी इसके जो स्टेक होल्डर्स हैं। साथ ही साथ अगर इसमें हम बात करें 23 में, जो ये मेजरली किसको इसमें कौन-कौन से नए मेजर चेंजेस है। तो ये जो 23 वाला है ड्राफ्ट है, ये फ़ोकस करता है आपका फ्लेक्सिबिलिटी और रेज़िलियंस पे। मतलब जो हमारा ग्रिड है, वो इस तरीके से होना चाहिए कि वो फ्लेक्सिबल भी रहे और साइमल्टेनियसली वो इतना रेज़िलियंस भी रहना चाहिए कि वो शॉक ऑब्ज़र्व कर सके। अब इसके लिए हमको जो डिस्ट्रिब्यूटेड एनर्जी रिसोर्सेज़, माइक्रो ग्रिड और अदर टेक्नोलॉजीज़ का भी इसमें इंक्लूड किया जाना है। इससे रिलेटेड इसमें कमिटमेंट दी गई है। साथ ही साथ जो कमिटमेंट है हमारा सस्टेनेबल के लिए, मतलब हमको जो इमिशन रिडक्शन है, एनर्जी एफिशिएंसी इंप्रूवमेंट है, उससे रिलेटेड भी इसमें काफ़ी गाइडलाइन प्रोवाइड की गई है। जो हमारा सिस्टम है, मतलब जो हमारा पावर सिस्टम है, ये और ज़्यादा ट्रांसपेरेंट हो सके, तो इसके लिए पब्लिक कमेंट पीरियड को और जो हमारे जो स्टेक होल्डर्स है, उनका पार्टिसिपेशन, उनका जो फीडबैक है, उनका जो रिकमेंडेशंस है, उसको इन्वॉल्व करके इसको इन्वॉल्व करना है। इस तरीके के सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया है, जिससे कि जो पावर सिस्टम है और भी ज़्यादा रोबस्ट हो सके। जो हमारा इसमें सम चैप्टर 1 जो है इसका, वो बेसिकली डेफिनेशंस है, तो हम डायरेक्ट चैप्टर 2 से स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर 2 जो है वो है रिसोर्स प्लानिंग से रिलेटेड है। मतलब जो हमारे पास 3 हमारा बेसिकली हमको 3 तरीके का हमारा रिसोर्स प्लानिंग के अंदर 3 हेड रहेंगे। रिसोर्स हमारे पास क्या है, जनरेटिंग स्टेशन है और ट्रांसमिशन लाइन है। बेसिकली पावर सिस्टम में 2 ही तरीके के रिसोर्स होते हैं। तो इन दोनों को अच्छे से मैनेज करने के लिए हमको सबसे पहले चाहिए डिमांड फोरकास्टिंग। तो हमको डिमांड को किस तरीके से फोरकास्ट करना है, उसमें कौन-कौन से हेड्स है, किन-किन चीज़ों को कंसीडर करना है, और किस तरीके से उसकी फ़ोरकास्टिंग को फिर हमको शेड्यूलिंग के फॉर्म में जनरेटिंग स्टेशन को देना है, और जनरेटिंग स्टेशन के बाद किस तरीके से हमको ट्रांसमिशन लाइन्स को यूटिलाइज़ करना है। इस तरीके की जो डिटेल्ड जो डिस्कशन है, वो चैप्टर 2 में किया गया है। चैप्टर 3 में थर्ड कनेक्शन कोड। बेसिकली अगर हम किसी पावर प्लांट को किसी हमारे किसी भी ट्रांसमिशन सिस्टम से कनेक्ट करना चाहते हैं, तो उससे रिलेटेड जो टेक्निकल रिक्वायरमेंट जो प्रोसीजर है, वो चैप्टर 3 में दी गई है। तो इसमें एग्ज़ाम्पल के लिए अगर हम किसी पावर प्लांट को सेंट्रल जो हमारा इंटर-स्टेट ट्रांसमिशन सिस्टम है, उससे कनेक्ट करना चाहते हैं, तो उसका जो परमिशन है, वो हमें सेंट्रल ट्रांसमिशन यूटिलिटी से लेना पड़ेगी। जो और साथ ही साथ जो जीएनए रेगुलेशंस है, मतलब ग्रिड कनेक्टिविटी के लिए, उसको भी फुलफिल करना पड़ेगा। जो सीटीयू और जो यूज़र है, उनके बीच में एक एग्रीमेंट भी साइन होता है इससे रिलेटेड। यूज़र्स को कुछ टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स है, उनको फुलफिल करना पड़ेगा, जिस तरीके से जैसे जॉइंट सिस्टम स्टडी हो गया, डाटा एक्सचेंज हो गया, कम्युनिकेशन सिस्टम हो गया। साथ ही साथ यूज़र को जो ग्रिड के सुपरविज़न और कंट्रोल के लिए एक हाई रिलायबल कम्युनिकेशन सिस्टम को भी प्रोवाइड करना पड़ता है। तो इस तरीके की जो चीज़ें हैं, इस तरीके की जो डिस्कशन है, वो हमारे चैप्टर 3 में किया गया है। चैप्टर 4 बेसिकली हमारा प्रोटेक्शन कोड से रिलेटेड है। इसमें जो बताया गया है, इसमें जो डिस्कशन किया गया है, वो है कि किस तरीके से इलेक्ट्रिक सिस्टम को प्रोटेक्टेड रखा जा सके, और अगर उसमें कोई फ़ॉल्ट आता है, तो उसको किस तरीके से रिज़ॉल्व किया जा सके। इसमें कौन-कौन सी किस तरीके से इसका ऑडिट किया जाएगा, किस तरीके से जो रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट है, उसको फुलफ़िल किया जाएगा, और किस तरीके से लेड प्रोटेक्शन को यूज़ किया जाएगा। तो इस तरीके का जो डिस्कशन है, वो प्रोटेक्शन कोड चैप्टर 4 में हुआ है। तो इसमें जो आरपीसीज़ है, उनका काफ़ी मेन रोल है। आरपीसी जो है, वो रिस्पॉन्सिबल होती है, जो डेवलपिंग करने के लिए प्रोटेक्शन प्रोटोकॉल को, और साथ ही साथ उसको अलाइन करना होता है, जो रेगुलेशन रिक्वायरमेंट्स है, उनके साथ। जो आरपीसीज़ है, उनका काम वो बेसिकली सिस्टम की स्टडी करते हैं, एडवाइस करते हैं मॉडिफ़िकेशन के लिए, प्रोटेक्शंस की सेटिंग्स को। वो साथ ही साथ जो यूज़र होता है, उसको आरपीसीज़ के अलावा जो एक खुद का भी थर्ड पार्टी ऑडिट करवाना पड़ता है, क्योंकि आरपीसी तो ऑडिट करता ही है, बट जो यूज़र का एक थर्ड पार्टी ऑडिट कराना पड़ता है, जिससे कि काफ़ी चीज़ें उसके लेवल पे ही उसको
आइडेंटिफ़ाई हो जाए और उसको वो सोल्व कर ले। एक सिस्टम प्रोटेक्शन स्कीम्स होती है, मतलब ये एक ऐसे सेफगार्ड होते हैं जो अगर किसी सिस्टम में कोई फ़ॉल्ट आता है तो उसको आइडेंटिफ़ाई करके उसको वहीं रेक्टिफ़ाई कर देते हैं। तो इस इन सिस्टम्स की रिडंडेंसी होनी चाहिए, इस चीज़ को एंश्योर करना होता है। साथ ही साथ यूज़र को ये भी मेंटेन करना होता है कि जो भी रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, जो कि इवेंट को रिकॉर्डिंग के काम आते हैं, वो फंक्शनिंग कर रहे हों और वो इंस्टॉल्ड हो और वो फंक्शनिंग उनका फंक्शन हो रहा हो। जो चैप्टर 5 है हमारा, वो डील करता है कमीशनिंग और सीओडी से रिलेटेड है। अब इसमें क्या होता है, कोई भी पावर प्लांट है, अगर उसको कमीशनिंग करना है या फिर उसको अगर कमीशनिंग करना है या फिर उसको सीओडी करना है, तो उसको इन्फर्म पावर की रिक्वायरमेंट होती है। बेसिकली इन्फर्म पावर क्या होता है, जो मीन्स इलेक्ट्रिसिटी इंजेक्टेड इनटू द ग्रिड प्रायर टू द कमर्शियल ऑपरेशन ऑफ अ यूनिट और ब्लॉक of the generating station. Generating station can interchange inform power during the commissioning period with the permission of RLDC. The interchange period is limited to 15 months before and 6 months after the expected date of first synchronization. बेसिकली जो इन्फॉर्म पावर होता है वो ऐसी पावर होती है जो उसके सीओडी के पहले जो जनरेटिंग स्टेशन है वो ग्रिड में इंजेक्ट करता है या फिर जो अपनी कमीशनिंग एक्टिविटीज के लिए उसको रिक्वायरमेंट होता है। तो इस तरीके की जो पावर होती है उसको इन्फॉर्म पावर बोला जाता है। बट इस तरीके की पावर को इंजेक्ट करना है, विथड्रॉ करने के लिए भी उसको प्रायर नोटिस देना पड़ता है वहाँ का जो रीजनल लोड डिस्पैच सेंटर होता है उसको। हाँ, उसमें ये भी है कि जो इस तरीके की पावर होती है वो कंस्ट्रक्शन पर्पज़ के लिए नहीं यूज़ होना चाहिए और जो इसका चार्जेस रहेगा वो ट्रांसमिशन चार्जेस के साथ ही उसको पे करना पड़ता है। जो थर्ड इसका पॉइंट है वो है कि ट्रायल रन से रिलेटेड है कि ट्रायल रन से रिलेटेड जो गाइडलाइन दी गई है कि अगर आपको ट्रायल रन करना है तो आपको वहाँ के रिस्पेक्टिव लोड डिस्पैच सेंटर्स है उनको प्रायोरली बताना पड़ता है और किस तरीके से उसको करना है, इस तरीके का डिटेल इन्होंने गाइडलाइन उसमें दिया है। किस तरीके से हाइड्रो का होगा, किस तरीके से कोल प्लांट का, किस तरीके से रिन्यूएबल सोलर प्लांट का ट्रायल रन को किया जाएगा और उनको कंफर्म किया जाएगा। जो इनका फोर्थ रिक्वायरमेंट रहेगा डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड ओईएम डॉक्यूमेंट्स और जो टेस्ट स्पेसिफाइड डॉक्यूमेंट्स हो रहे हैं, उनको उनका किस तरीके से उनका मैनेजमेंट किया जाएगा, किस तरीके से उन डॉक्यूमेंट को उनको प्रेज़ेंट किया जाएगा। जो जितने भी तरीके का पावर प्लांट्स हैं जैसे कि थर्मल हो गया, हाइड्रो हो गया, गैस हो गया या रिन्यूएबल हो गया या फिर बैटरी स्टोरेज, इन सभी से रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंटेशन है, उसके बारे में यह डील करता है। जो चैप्टर 6 है वो एक तरीके से ग्रिड के ऑपरेशन से रिलेटेड काम करता है। ऑपरेशन में जैसे कि हम सब जानते हैं कि ऑपरेशन के लिए हमको क्या है, बेसिकली हमको डिमांड चाहिए मतलब डिमांड हो गया, उसका शेड्यूलिंग हो गया, डिस्पैचिंग हो गया, ग्रिड का बैलेंस हो गया, बैलेंस बैलेंस मतलब ग्रिड का वोल्टेज हो गया, फ्रीक्वेंसी हो गया, उसका रिएक्टिव पावर हो गया और के ग्रिड की कैपेसिटी हो गया, लाइन का कैपेसिटी हो गया, पावर प्लांट का कैपेसिटी हो गया, जनरेटिंग स्टेशन का कैपेसिटी हो गया। तो इस तरीके की जितना भी डिस्कशन होता है और जो क्रिटिकल केस हो गया जब मान लो ग्रिड कोलैप्स हो रहा है या फिर तो किस तरीके से आइलैंडिंग स्कीम को इंट्रोड्यूस करना है, कौन-कौन से स्टेशन आइलैंडिंग स्कीम के लिए रनिंग करेंगे, कौन-कौन सी सिटीज़ रहेगी जो आइलैंडिंग स्कीम का पार्ट रहेगी, मॉक ड्रिल कैसे करना है। तो इस तरीके की जो भी एक्टिविटीज़ रहती है, एंसिलरी सर्विसेज़ का किस तरीके से रोल रहेगा, वो किस तरीके से एग्ज़ीक्यूट की जाएगी और जो हमारा डिमांड सप्लाई है उसको किस तरीके से फ़ोरकास्ट किया जाएगा मंथली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे, ईयरली बेसिस पे। तो इस तरीके की जो भी डिटेल्ड डिस्कशन है वो चैप्टर 6 में की गई है। चैप्टर 7 जो है वो हमारा एक तरीके से शेड्यूलिंग और जो डिस्पैचिंग कोड है उससे रिलेटेड है। तो इसमें यह जो लोड डिस्पैच सेंटर्स होते हैं उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है शेड्यूलिंग करना, डिस्पैच करना। तो उसमें यहाँ पे चैप्टर 7 में बताया गया है कि उनका कंट्रोल एरिया जुरिसडिक्शन क्या रहेगा और उसको किस तरीके से उनका रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी को उनको एग्जीक्यूट करना है। साथ ही साथ चैप्टर 7 में ये भी बताया गया है कि जो जीएनए रेगुलेशंस है, उनको किस तरीके से वो प्रैक्टिस में आ रहा है कि नहीं आ रहा, उनको इंश्योर करना और उनका डॉक्यूमेंटेशन करना। तो इस तरीके की जो चीज़ें हैं, वो चैप्टर 7 में डिटेल में बताई गई है। चैप्टर 8 जो है वो साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड है। मतलब इसमें हर जो हमारा पावर सिस्टम है, उसमें किसी भी तरीके का स्पाईवेयर, मालवेयर या साइबर अटैक या फिर नेटवर्क हैकिंग का कोई भी फ़ॉल्ट ना आए कभी भी, तो उसको फ़ॉल्ट प्रूफ बनाने के लिए हैकिंग प्रूफ या फिर अटैक प्रूफ बनाने के लिए जो भी रिक्वायरमेंट जो रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट है, उसको फुलफ़िल करना है, उसको एन्श्योर करना है। साथ ही साथ सभी यूज़र्स को जो साइबर सिक्योरिटी ऑडिट है, उसको करवाना होता है, जिससे कि यह एन्श्योर किया जा सके कि हाँ, उसमें कोई भी उस नेटवर्क्स में कोई इश्यू नहीं है। जो 9th चैप्टर है हमारा बेसिकली ये मॉनिटरिंग और कंप्लायंस कोड है। ये बेसिकली इश्यू कर ये एक तरीके से कवर करता है कि जितना भी हमारा रेगुलेशंस जो आरएलडीसी हो गया, आरपीसी हो गया अभी बना है, उनको किस तरीके से इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, उनका फ़ॉलो-अप करना और उनका डॉक्यूमेंटेशन करना। साथ ही साथ उसमें ये भी देखा जाता है कि किस तरीके से इनका ऑडिट हो रहा है, इनका थर्ड पार्टी ऑडिट हो रहा है, नहीं हो रहा है, आरपीसी इनका ऑडिट कर रहा है, ऑडिट के पॉइंट्स है, उनको हाइलाइट करना, उनका रिज़ॉल्यूशन करना।
तो इस तरीके की जो भी डिटेल्ड गाइडलाइंस है वो चैप्टर 9 में दी गई है। तो ये बेसिकली जो चैप्टर्स थे, ये इसमें आईजीएस में कवर किए गए थे। तो हमारा जो ऑब्जर्वेशन था, इसका जो की टेकअवेज़ और जो सजेशन हमने इस कोर्स से निकाले थे, वो ये था कि अब जो एनएलडीसी का रोल है, वो काफ़ी सिग्निफिकेंट हो चुका है। तो उसको मतलब उसको उतना एम्पावर भी करना पड़ेगा, क्योंकि वो काफ़ी क्रूशियल रोल प्ले करने वाला है। जो हमारा फ़ोरकास्टिंग है, वो काफ़ी फ़ोरकास्टिंग जो डिमांड का फ़ोरकास्टिंग है और जो हमारा रिसोर्स का लोकेशन है, वो भी काफ़ी क्रूशियल होने वाला है आने वाले टाइम में, क्योंकि अब हम एक सेंट्रलाइज़ सिस्टम की ओर जैसे धीरे-धीरे बढ़ सकते हैं। जो हमारा एनएलडीसी है, उसको ना क्लियर गाइडलाइन देना चाहिए ग्रिड कनेक्शन के लिए, किसी भी पावर प्लांट के लिए, जिससे कि उसमें और मोर क्लैरिटी आ सके। जो हमारा सीओडी है, मतलब अगर रिन्यूएबल एनर्जी का जो सीओडी है, उसमें उसमें और क्लैरिटी की ज़रूरत पड़ सकती है, जैसे कि पीक टाइम पे सोलर सोलर प्रोजेक्ट के केस में, कि वो किस डे ड्यूरेशन के लिए उसको डिफाइन करना चाहिए। साथ ही साथ अगर किसी किसी पावर प्लांट का ट्रायल रन अगर फेल हो रहा है, तो उसमें एटलीस्ट उसका ऑप्शन होना चाहिए कि हाँ, वो कम कैपेसिटी का ट्रायल रन कर सके। तो इस तरीके की जो सजेशंस है, ये इस जो ग्रिड की स्टेबिलिटी के लिए और इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। तो ये था हमारा प्रेजेंटेशन एजीएस के ऊपर। तो